हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 49 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 48 लेक्चर हो चुके हैं। अरे यार, कितने लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिए। व्हाट आई मीन्स, मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दी। सिर्फ ओनली रिमेनिंग एक लेक्चर बचा है जो कि पंचायती राज है, उसके भी एमसीक्यू मैं करा दूंगा। तो आपके 50 लेक्चर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इंडियन पॉलिटी में। तो देख लीजिए सारे लेक्चर की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। देख लीजिए, धीरे धीरे देखना, क्योंकि लेक्चर बड़े हैं। कोई 20 मिनट का है, कोई 30 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है। क्लियर, आराम से देखो। क्लियर, चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट कमीशन अमेंडमेंट सेकंड पार्ट। देखो, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया ऑन 48th लेक्चर में। क्लियर, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सारे लेक्चर देखो स्टार्टिंग से, टॉपिक वाइज कराया है मैंने, टॉपिक वाइज लेक्चर हुए। देखो, ये वीडियो वेडनेसडे और संडे को आपको 2 दिन मिलता है ये वीडियो। अब क्या, अब तो खत्म ही हो गया, एक और लेक्चर बचा है रिमेनिंग, वो आपको मिल जाएगा अगले वेडनेसडे को। क्लियर, देन आफ्टर आपकी इंडियन पॉलिटी धीरे धीरे देखते रहना। देखो, फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज टर्म एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछ रहा है कि बताइए ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है ये। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बोला जाता है। किसको? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976, आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ केसर वंदनन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन विच ईयर? 1973। कब? 1973। जिसने क्या दिया था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आई मीन्स, यो कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट देयर is nobody have a authority to change the basic structure of the constitution. What I means, पार्लियामेंट में कोई ऑथोरिटी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो इसी को देखते हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुए और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्लियर, चलते हैं। Which amendment of the constitution provide that no law passed to give effect to DPSP contained in Article 39B C shall be deemed to be void on the ground that it abridges the right conferred by Article 14 and 19? देखो, ये पूछ रहा है, सिंपल मैं बताता हूँ क्या है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडिया में, वो कौन सा था? वो था 25th। कौन सा था? 25th। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि जैसे मानिए आर्टिकल 30 बी और सी क्लॉज में कोई भी कानून बनता है, डीपीएसपी का जो है आर्टिकल, इसका कोई कानून बनता है, और अगर वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14, 19 और 31 भी था। क्लियर, उस टाइम 31, अगर इन आर्टिकल को वायलेट कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ये डिसाइड हो गया था कौन सा? 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। बट इसको, जैसे आपको याद है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, इसमें आर्टिकल 31 को हटा दिया। क्लियर, हालांकि इतना रिमेनिंग रहा कि कोई भी आर्टिकल 39 बी सी क्लॉज, कोई भी डीपीएसपी का लॉ बनता है और अगर वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्लियर, बट उस टाइम 25th में 31 आर्टिकल भी था, बट 31 आर्टिकल को हटा दिया। इवन एक और केस मैंने बताया था, मनिरमा मिल केस 1980। क्लियर, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया था, हालांकि कोर्ट में गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया कि हाँ सही है, और ये 25th में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटी? ये पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट से जुड़ी थी। तो आपको याद है स्वर्ण सिंह कमेटी
सी कमेटी सेटअप हुई थी कब? 1975 में स्वनसिंग कमेटी, और 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी थी। और एक और ड्यूटी ऐड हुई बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, एक और ड्यूटी ऐड हुई, राइट टू एजुकेशन। और इसी ड्यूटी को भी 11 ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी। और याद रखना ये ड्यूटी 42nd से ऐड हुई थी। Which constitution amendment bifurcate the combined national commission for scheduled caste and scheduled tribe into two separate bodies? देखो क्या ये पूछ रहा है कि बताइए, पहले 2003 से पहले एक बॉडी थी हमारे यहाँ, क्या थी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बट क्या हुआ, इन 2003 में इस बॉडी को अलग अलग कर दिया। व्हाट आई मीन्स, शेड्यूल कास्ट के लिए बॉडी अलग कर दी और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग बॉडी कर दी। और ये हुआ था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। किससे हुआ था? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2003 में। और नए आर्टिकल ऐड हुए थे 338 जो कि एससी के लिए था, और 338A ये एसटी के लिए था, और इवन अब 338B भी ऐड हो गया है, 338B जो कि ओबीसी के लिए है। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दिया, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू, हालांकि ये पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। क्या कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 जनवरी में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट था। देखते हैं, देखो ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन। क्या था? नेशनल जुडिशियल कमीशन को सेटअप करने के लिए एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं 98th अमेंडमेंट बिल। क्या हुआ था? एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल। इसमें क्या था, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम है। क्या है? कॉलेजियम सिस्टम। ये क्या होता है कि जज को ही अपॉइंट करते हैं। क्या? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट जज ही करते हैं। बट क्या है, जैसे आप जानते हो कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हमारे इंडिया में, हालांकि इतना सेपरेशन नहीं है, कभी कभी इंटरफेयर भी कर सकते हैं, जैसे यूएसए में ज़्यादा सेपरेशन है। तो क्या है कि इसी को देखते हुए जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी पार्टिसिपेट कर सके इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसलिए गवर्नमेंट ने बिल निकाला था नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल, जिसमें हाफ ऑफ मेंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट और हाफ ऑफ मेंबर फ्रॉम द जुडिशरी ये अपॉइंट करेंगे जज को। बट क्या हुआ कि इसी को देखते हुए 2014 में बिल पास हुआ था ये, और 2015 में जनवरी में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोल के कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, बिकॉज जज हैज अ पावर टू अपॉइंट द जज। अगर एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व हो गया तो क्या है, सेपरेशन का कंसेप्ट अलग हो जाएगा। क्लियर? तो सेपरेशन को मेंटेन करके चलो, ये है इसका मामला। हालांकि ये अब अमेंडमेंट तो कुछ मतलब ही नहीं है इसका। How many constitution amendment in the India have been implemented up to 2025? ये पूछा कि बताइए 2025 तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो हमारे इंडिया में अभी तक 106 अमेंडमेंट तक हो चुके हैं। और लास्ट कौन सा था? रिजर्वेशन टू वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कितना? 1/3, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी है। 106 तक हो चुके हैं अभी 2023 में। सिक्किम बिकम अ न्यू स्टेट बाई, सिक्किम किस अमेंडमेंट से बनी नई स्टेट? तो ये बनी 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। मिजोरम हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ए स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पूछ रहा है कि बताइए मिजोरम को स्टेटस कैसे मिला स्टेट का, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? तो वो मिला था 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। किससे? 53rd। और 52nd क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, याद है? एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। कौन सा? 1985। और 10th शेड्यूल भी ऐड हुआ था, याद रखना। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड
न्यू आर्टिकल 21A in the constitution providing right to education. आर्टिकल नंबर 21A राइट टू एजुकेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. क्लियर. तो ये 86th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था इन 2002, बट इंप्लीमेंट कब करा था? 2010 में. याद रखना. 97th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2012 इज कंसर्न विद, ये पूरा 97th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे कंसर्न करता है, क्या रिलेट करता है? तो ये था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है. याद रखना. तो आज क्वेश्चन कम थे क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम में. मैंने 2 पार्ट में आपको कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट करा दिए. अब आपका इंडियन पॉलिटी का एक लेक्चर और रिमेनिंग बचा हुआ है जिसमें आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दिया है. व्हाट आई मींस, मैंने आपको 1000 क्वेश्चन करा दिए इंडियन पॉलिटी के. कितने? 1000 क्वेश्चन. अगर स्पीड बढ़ा के सारे वीडियो देख लोगे ना तो आपकी इंडियन पॉलिटी कहीं नहीं जानी, और हर एस्पेक्ट से पढ़ाया है मैंने. क्लियर. देख लो, इंडियन पॉलिटी अच्छी हो जाएगी. क्लियर. मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी. तब तक के लिए जय हिंद.